गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मुझे नहीं पता आप लोग की वीडियो कब देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, आज 7th क्लास का 8th चैप्टर मैंने लिया है क्योंकि कल एग्जाम है कुछ बच्चों का, तो मैं उसकी प्रिपरेशन के लिए पढ़ा रही हूँ। बहुत सारे बच्चों के सिलेबस में बाकी का क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे, बाकी के चैप्टर्स नहीं आ रहे। हम सिर्फ 8th के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्व दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। ये रहा मैप, आप लोग देख सकते हो, इसके बारे में पता चल रहा है। ठीक है, 18वीं शताब्दी की बात चल रही है यहाँ पे। गौर कीजिएगा कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता के पूर्व भारत में बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया। यहाँ पे बात चल रही है मानचित्र 1 को ध्यान से देखने की और 2 को ध्यान से देखने की। तो ये बता रहा है 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारा मानचित्र है इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। जो मुगल साम्राज्य थे उन्होंने अपनी सीमाएं किस तरह बदल ली। 1765 की बात चल रही है इसमें, और जहाँ पे हमारा सत्ता किसकी थी, ब्रिटिश सरकार की। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं पूर्व भारत के बारे में। इसमें बहुत सारे सीमाएं अन्य घटनाएं घटी हैं। ये दूसरा मानचित्र आप देख सकते हो, जहाँ पे रेड हो रहा है वहाँ पे ये ब्रिटिश नियंत्रण था। ठीक है, 18वीं शताब्दी की बात चल रही है यहाँ पे। अब आते हैं इसके आगे। यह दर्शाता है कि 18वीं शताब्दी ऐसी अवधि है जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलती हुई शुरू हो गई थी। इस अध्याय में 18वीं शताब्दी से पूर्व मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक जब पानीपत में तीसरी लड़ाई हुई थी के दौरान में उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई कई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी के बारे में। और कहाँ पे बात कर रहे हैं हम, भारत में। ठीक है, और कैसे राजनीतिक परिस्थितियां बदलती गई समय के साथ साथ और अचानक से बदलनी शुरू हुई, सब कुछ एकदम से घटित हो गया। ये हुआ था पानीपत की लड़ाई में 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मुगल साम्राज्य और पर्वती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ था। औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्चा कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य की प्रशंसा की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी थी और मनसबदारों ने शक्तिशाली वर्गों के वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवान एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई थी। जैसे जैसे सूबेदार प्रांतों ने अपना अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। जैसे जैसे इनका बढ़ावा मिल रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा था, इनकी संपत्ति खत्म हो रही थी। ठीक है, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुई जमींदारों और किसानों के विद्रोह को कृषक आंदोलन में इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया गया। कहते हैं ना, घर में अगर राशन खत्म हो जाता है तो लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लगती है। तो उस टाइम पे बस यही हुआ औरंगजेब के टाइम पे। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार को विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत के विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र, आर्थिक और संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। उन्होंने कर नहीं करा जो लगाए गए कर थे, उन्होंने अपने आप को पहले मजबूत करा। जिस तरह धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के साथ में हाथों में आ रही थी, औरंगजेब उत्तरदायी इन बदलाव को रोक ना सके। हुआ ये कि लास्ट में राजस्व में पैसे की कमी आती गई, राजकोष में कमी आती गई, तो लोगों ने क्या करा, पहले अपना पूर्ति करी। जो सरदार थे उन्होंने अपनी पूर्ति करी, अपने समूहों में अपना सबको एक समान करा। उसके बाद उन्होंने सोचा, लेकिन तब तक क्या हुआ, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ही नहीं पाए।
इन्होंने एक हेडलाइन में एक छोटा सा वो दे रखा है, नोट दे रखा है, जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और एग्ज़ाम में कई बार कुछ क्वेश्चंस इनसे भी बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। एक तत्कालीन लेखक के साम्राज्य के वित्तीय दिवालियापन के वर्ण इस शब्दों में किए गए हैं। बड़े जमींदार नियासी और निर्धन हो गए हैं। जो बड़े जमींदार हैं वो क्या हो गए हैं, गरीब हो गए, उनके पास पैसे नहीं बचे। उन्हें के किसान वर्षों में 2 फसल उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनकी स्थानीय गुमशते एक तरह के किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उससे मालिक जमींदार को एक तिन के टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उनसे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों के जो उनके पीठ पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। जो बड़े जमींदार थे वो निर्धन हो गए। जो किसान थे वो क्या करते थे, अपनी फसल उगाते थे और उसी से अपना घर की पूर्ति करते थे। लेकिन इन द लास्ट हुआ ये कि जो सरकार राज्य थे ना, जो राजा थे वो निर्धन होते गए, बड़े जमींदार निर्धन होते गए। और अब जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप किसी को पैसे कहाँ से दोगे अपनी आगे जॉब पीछे करो, जॉब देने के लिए इन द शॉर्ट। ठीक है, जो घुड़सवार राजा के आगे चलते थे आप उन्हें भी पैसे नहीं दे पाओगे, और जो सैनिक वगैरह थे आप उनकी पूर्ति कहाँ से करोगे जब आपके पास ही राजकोष में कुछ नहीं है। तो इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह 1739, याद रखना सब लोग, दिल्ली पर आक्रमण किया किसने, नादिर शाह ने, और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह ने आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद अब्दाली के आक्रमणों को तागदा लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई।